नमस्कार, नॉर्थ ईस्ट डायरी में आपका स्वागत है। उत्तर पूर्वी राज्यों की खबरों के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। मेरे साथ हम बात करने के लिए मौजूद हैं द वायर की डेप्यूटी एडिटर संगीता बरुआ पिशारोते जी। संगीता जी, आपका स्वागत है। इस हफ्ते त्रिपुरा से बहुत अच्छी खबर नहीं आई है, ना ही नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से। पहली खबर जो हमारे पास है वो है त्रिपुरा में एक पत्रकार की हत्या कर दी गई। गोली मारकर स्यंदन पत्रिका नाम के एक बंगाली अखबार के पत्रकार की हत्या हुई। सुदीप दत्ता भौमिक इनका नाम था और इनको कथित तौर पर टीएसआर यानी कि त्रिपुरा स्टेट राइफल के एक कमांडेंट ने गोली मारी। क्या है ये पूरा मामला? जी, अभी तक तो हमें पता नहीं चला कि कमांडेंट ने किया है ये वारदात या जो उनके कांस्टेबल है नंदलाल रियांग। तो इनिशियल रिपोर्ट जो आया था उसमें ये कहा गया कि जो मीडिया का रिपोर्ट आया था अगरतला से, और मेरी भी किसी बहुत सारे जर्नलिस्ट से बात हुई तो उसमें ये बहुत सारे कंफ्यूजन भी क्रिएट हुआ उस टाइम कि पहले तो डिनायल हुई कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, उसके बाद जाके बॉडी फिर हॉस्पिटल में लाए गए तो फिर एक भीड़ भड़ाका हुआ। तो उसमें ये और जितने भी बहुत सारे जो जर्नलिस्ट इनके जानते थे, इनको जानकार थे, तो वो वहाँ पहुंचे और जबरदस्ती वहाँ अंदर घुसे देखने के लिए कि क्या है। तो ये सब भी हुआ। तो अभी जो उसके बाद जो खबर के बाद ये जो इनके जो कमांडेंट के जो गार्ड थे नंदलाल रियांग, उनको हिरासत में लिए गए। तो इनके उसी दिन जिस दिन उनका देहांत हुआ, तो उसके बाद जो उनकी जो पुलिस में जो इंटरोगेशन हुई, वहां से एक बात और निकल के आई है जो मीडिया रिपोर्ट में कोट कर रही हूँ। तो उसमें ये निकल के आए है कि ये कमांडेंट ने एक्चुअली उन पे गोली चलाई, ये इन्होंने नहीं। और इन्होंने मना भी कर दिया और अपना जो गन है, रिवॉल्वर है, वो उन्होंने टेबल पे, कमांडेंट के टेबल पे रख के निकल गए थे। तो उसी को इस्तेमाल किया। ऐसे कुछ बातें आ रही है, ये सब रिपोर्ट्स जैसे न्यूज़पेपर्स, लोकल न्यूज़पेपर्स वगैरह में ये बात आ रही है। तो इसलिए अभी तो एक एसआईटी भी फॉर्म किया हुआ है नेक्स्ट डे, जिन्होंने जिस दिन उनको ये कमांडेंट जो है उनको हिरासत में लिया, जो तपन देव वर्मा कमांडेंट है, उनको हिरासत में लिया, तो उसके बाद एक एसआईटी भी फॉर्म हुई है। तो ये एसआईटी अब देखते हैं अगला खबर क्या लाते हैं। जी, यहाँ मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि स्यंदन पत्रिका के जो संपादक हैं उन्होंने बताया कि उनके वरिष्ठ संवाददाता सुदीप जो थे वो त्रिपुरा स्टेट राइफल के कमांडेंट से मिलने गए थे, जहां पर कमांडेंट के जो पीएसओ थे, जिनका नाम मैम ने बताया, उनसे झड़प हुई और उसके बाद उन्हें गोली मार दी गई। यहाँ जो आरोप लगाया गया था वो ये था कि लगातार टीएसआर के ऊपर करप्शन के आरोप थे, जिसके बारे में ये लोग खबरें जारी कर रहे थे, जिसपे खबरें प्रकाशित कर रहे थे, और इसी को लेकर उनके बीच में जो स्कफल हुआ, जो इसके लेकर उनके बीच में झड़प हुई, जिसके बाद उन्होंने गोली मारी है। तो ये आरोप जो है ये संपादक का कहना था। तो क्या है, क्या टीएसआर है, क्या ऐसी टीएसआर जो कि एक स्टेट राइफल बटालियन है जिसकी, उसमें क्या ऐसे करप्शन के क्या एलिगेशंस हो सकते हैं, कैसे भ्रष्टाचार हो सकता है, क्या है त्रिपुरा स्टेट राइफल आखिर है क्या? इससे पहले मैं एक बार और बता दूं कि ये इन दोनों लोगों को 10 दिन के लिए पुलिस रियासत कस्टडी में भेजे गए हैं मजिस्ट्रेट ने। तो और रही बात ये टीएसआर है क्या, ये त्रिपुरा स्टेट राइफल्स है। ये जो 1984 में इसको फॉर्म किया गया था, एक जो त्रिपुरा का स्टेट असेंबली है उसके एक एक्ट इन्होंने पास किया और उसके तहत ये एक ऐसा एक फोर्स बना। तो ये जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है उसी के तरह एक स्टेट पुलिस का विंग बना, इसलिए बनाया गया क्योंकि उस टाइम त्रिपुरा में मिलिटेंसी बहुत ज्यादा थी। तो इसकी मिलिटेंसी को काउंटर करने के लिए ही ये बनाया गया। देखिए अब त्रिपुरा में बहुत शांति है, तो ये मिलिटेंसी नियरली निकल ही गया उसमें से। तो ये टीएसआर का बहुत बड़ा रोल था उसमें। और रही बात ये करप्शन की जो आप कह रहे हैं, ये करप्शन की जो ये बात आ रहे हैं, ये तो सच है कि भौमिक जी जो थे, ये इन्होंने अब ये जो एक बहुत पॉपुलर बंगाली न्यूज़पेपर है ये स्पंदन पत्रिका, तो ये बहुत पॉपुलर न्यूज़पेपर है। तो इन्होंने लगातार कुछ ऐसे करप्शन के खिलाफ और इन्हीं के बारे में बताया गया, ये कमांडेंट जो है। और एक स्टोरी जो मेन स्टोरी जिसके तहत लोग सोच रहे कि ये शायद हुआ होगा ये रिएक्शन, तो ये वो था कि 10 करोड़ का एक आरोप, करप्शन का आरोप इनके अगेंस्ट, ये तपन देव वर्मा के अगेंस्ट लगाया गया। तो उसमें ये कहा गया कि ये मैं जो एडिटर है उस पेपर के सुबल दे,
तो उन्होंने जो मीडिया को बताया उसका मैं आपको इसके उन्हीं की बात बता रही हूँ। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो 10 लाख का आरोप लगाया है, इसमें खाली इन्होंने जितनी इसी का ही बताया कि उन्होंने पूरा कलेक्ट किया ये जो वाउचर्स कलेक्ट किया, जिसके तहत इन्होंने 10 करोड़ के ये जो पैसे स्टेट गवर्नमेंट से लिए, लेकिन ये एक्सपेंडिचर जो दिखाए उसमें कोई एक्चुअली रियल एक्सपेंडिचर नहीं है। वो उस स्टोरी से वो प्रूव किए ये स्टोरी से। सो इस हिसाब से अब देखिए कि एक बहुत बढ़िया इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है जो स्टेट से आजकल बहुत कम आते हैं। नॉर्थ ईस्ट तो आप छोड़िए, बाकी स्टेट से भी ये करप्शन के केसेस जो हैं और ये इतनी बड़ी तादाद में इन्वेस्टिगेट होके नहीं आती है। तो उस हिसाब से देखें तो एक बहुत बढ़िया एक जर्नलिज्म का एक बहुत बढ़िया एक वो एक एग्जाम्पल था। तो उसके अगर तहत हुआ है तो अब ये जो SIT फॉर्म किए हैं, ये सब अब इंटरोगेशन हो रही है, बातें आगे निकल के आएगी। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि त्रिपुरा की जो सरकार है वहाँ माकपा की सरकार है और विपक्ष में भाजपा और कांग्रेस है, जो कि लगातार पत्रकार की हत्या के बाद से विरोध कर रहे हैं। कल यानी कि गुरुवार को पूरा राज्य बंद रखा गया था और लगातार CBI जांच की मांग की जा रही है। वहीं जो माकपा सरकार है उसका कहना है कि उन्होंने SIT फॉर्म कर दी है और ये हत्या का राजनीतिकरण करने जैसा है, जो विपक्ष कह रहा है। यहाँ मेरा सवाल है कि जो मुख्यमंत्री है मानिक सरकार, जैसे कि आपने बताया कि मिलिटेंसी कम हुई है, तो मिलिटेंसी जो कम हुई है उसका कुछ ना कुछ श्रेय तो मानिक सरकार को जाता ही है। तो ऐसे में CBI जांच की जो मांग है SIT गठन के बाद भी, तो क्या आप इसे चुनावों से जोड़कर देखेंगे कि चुनावी गहमा-गहमी शुरू हो चुकी है और विपक्ष का दबाव बनाने का एक तरीका है सरकार पर? नहीं, ये तो आपसे सही कहा, ये तो है ही ऐसा। क्योंकि देखिए ये जो सरकार है, CPM की जो लेफ्ट फ्रंट की सरकार है, मानिक सरकार की सरकार है, तो ये बहुत सालों से चल रही है। ये बहुत पुराना सरकार है। तो उसमें अब जब देखिए पूरे नॉर्थ ईस्ट में, त्रिपुरा नहीं बाकी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में भी जहाँ पे भी इलेक्शन हो रहे हैं, बीजेपी उसमें एंट्री करने की कोशिश हो रही है और बहुत एक एग्रेसिव कोशिश हो रही है। और ऊपर से कल बीजेपी ने जो बंद दिया, जिसको डिमांड किया, ये CBI इंक्वायरी मांग रहे हैं इस डेट का, और ऊपर से मानिक सरकार जी का रेजिग्नेशन भी मांग रहे हैं। और कांग्रेस ने जो बंद दिया 24 घंटे के बंद दिया, बीजेपी ने 12 घंटे के बंद दिया। तो 24 घंटे का जो बंद है उन्होंने CBI इंक्वायरी मांगे है। तो एक SIT ऑलरेडी फॉर्म हो चुके हैं, तो ये बस फॉर्म होने का 2 ही दिन हुआ है। तो मुझे नहीं लगता है कि सेंटर एकदम से इसको CBI ला देंगे, CBI का सौंप देंगे ये केस। हाँ, क्योंकि और जैसे बात में आपने कहा कि ये मानिक सरकार का एक मिलिटेंसी एंड करने का एक क्रेडिट उनको जरूर क्रेडिट वो जाना चाहिए, वो क्रेडिट जाना चाहिए। लेकिन ये जो मैं देख रही हूँ, ये मैं इलेक्शन के साथ भी देख रही हूँ, क्योंकि ये जो डेथ है एक बहुत अनफॉर्चुनेट डेथ है। एक जर्नलिस्ट अपना काम करते हुए मरे हैं, तो ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। और उसमें सरकार कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार समझते हैं, और वो जिम्मेदारी अब कांग्रेस अब उनको देखना भी पड़ेगा ये कि ऐसे जैसे देखिए सितंबर में एक और जर्नलिस्ट का डेथ हुआ था, तो उसमें जो सरकार जिस सरकार रहेगा, जिस भी पार्टी का रहेगा, उन पे ये आरोप जरूर आएगा कि आपकी जिम्मेदारी है तो ये को सुरक्षा मुहैया कराएं। जी, तो उस हिसाब से उनको देखना तो है। लेकिन थोड़ा सा जैसे ऑपोजिशन पार्टीज ऐसे अपॉर्चुनिटीज लेते भी हैं और इलेक्शन आ रहे हैं, तो एक मुद्दा बन सकता है ये। तो मुझे लगा कि ये देख के भी इन्होंने बंद को एकदम से आगे बढ़ाए हैं, और बंद थोड़ा सक्सेसफुल भी हुआ है। मैं यहाँ बताती हूँ कि जो अक्सर भाजपा का आरोप रहता है, भाजपा का आरोप लगता है लेफ्ट पार्टियों पे बंद की राजनीति करने का, पर कल बिप्लब देब जो त्रिपुरा के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका बयान आया कि हम बंद की राजनीति के खिलाफ हैं, पर हमें लगता है कि इस हत्या के बाद ये जरूरी हो गया है। तो इसी बयान के बाद जो बयान आया था सरकार की तरफ से कि राजनीतिकरण हो रहा है, लगातार बंद की राजनीति का आरोप जो था कि बंद करके आप सब कुछ बंद करना चाहते हैं, और इस तरीके की राजनीति का आरोप लेफ्ट सरकार पर या फिर लेफ्ट के जो नेता हैं, लेफ्ट पार्टीज हैं, उन पर लगता था। पर कल भाजपा अपने बंद को जस्टिफाई करने के लिए उनका ये कहना था कि नहीं, ये बहुत जरूरी हो गया है। जहां तक पत्रकारों पर हमले की बात है, उसमें सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि वो पत्रकारों को सुरक्षा मुहैया कराएं। इस पत्रकार पर हमले के खिलाफ त्रिपुरा के
कई अखबारों ने कल यानी कि गुरुवार को अपना संपादकीय कॉलम खाली छोड़ा था। इस संबंध में जितनी भी खबरें हैं आप द वायर हिंदी की और द वायर.in पर दोनों पढ़ सकते हैं। संपादकीय खाली छोड़ना एक तरीके से विरोध दर्ज कराने का तरीका है। इससे पहले राजस्थान पत्रिका, एक अखबार है राजस्थान का, उसने भी अपना संपादकीय कॉलम खाली छोड़ा था वसुंधरा राजे सरकार के खिलाफ। त्रिपुरा के अलावा इस बार नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर राज्य से भी एक ऐसी ही खबर आई है। मणिपुर के पोकना फार्म एक नाम का अखबार है, उसकी कुछ प्रतियां पिछले शनिवार का जो अंक था उसकी कुछ प्रतियां भाजपा के युवा मोर्चा ने जलाई थी। उनका कहना था कि इस अंक में, जो उस दिन का अंक था, उसमें एक जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैटल थीफ कहा गया था, मवेशी चोर कहा गया था, और उन्होंने कहा ये आपत्तिजनक बात थी, ये आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग था, इसलिए उन्होंने इस अखबार की प्रतियां जलाई, जिसके खिलाफ इस अखबार ने अपना संपादकीय खाली छोड़ा था। जी, क्या है ये पूरा मसला? क्या ये जो शब्द था कैटल थीफ, क्या ये इतना डेरोगेटरी था कि इसके लिए अखबार की प्रतियां जलानी पड़े, या फिर इस तरीके से किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतर के आना पड़े? जी देखिए, मैं एक बात ये कह देना चाहती हूँ, जैसे नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे गाय को जैसे देखते हैं, जैसे ये जो यूपी वगैरह वो काउ बेल्ट में के रीजन में जो देखते हैं, गाय को एक सेक्रेट हिसाब से देखे जाते हैं। तो ये नॉर्थ ईस्ट में आप नहीं देखेंगे कि गाय को इवन अमंग द हिंदूज गाय को बहुत सेक्रेट वो जो एक रूप देते हैं वो नहीं देखते हैं। बहुत जरूरी एक डोमेस्टिक एनिमल है उस हिसाब से देखते हैं, जिसका बहुत जो ताल्लुक जो है ये एग्रीकल्चर के साथ है, तो इसीलिए वो बहुत वैल्यूएबल है, उस हिसाब से देखते हैं। वैल्यूएबल तो है, काऊ बहुत वैल्यूएबल एनिमल है, लेकिन उसको उस हिसाब से देखते हैं। सेक्रेट जो एक वो हिसाब से जो देखी जाती है उस हिसाब से जाकर नहीं देखते हैं। तो मणिपुर में भी जैसे आप देखेंगे उन्होंने कैटल थीफ का बोला, वो कैटल थीफ एक्चुअली ये मैते भाषा में अगर आप बोले तो उसको बोलते हैं सुनहुरानबा। सुनहुरानबा एक खाली एक गाय चोरी जो हम मतलब लिटरली गाय चोरी का वो नहीं उस हिसाब से नहीं देखते। वो ये देखते हैं कि एक एग्रीकल्चर के साथ बहुत जुड़ा हुआ चीज जो बहुत उसके बिना आपका मतलब आप भूखे मरोगे, आपका पॉवर्टी बढ़ेगा, आपकी कोई आमदनी नहीं होगी। वो ऐसे चीज को अगर आप लेके चले जाए कहीं, तो ये एक खाली गाय छुड़ाना नहीं है, ये एक आप बहुत कुछ और चीजों के लिए एक कम्युनिटी को आप धकेल रहे हो। तो उसमें एक बहुत बड़ा क्राइम के हिसाब से देखा जाता है, जो सुनहुरानबा की बात कर रही हूँ मैं। तो उन्होंने वो उसका शब्द का वो किया, तो वो एक्सप्रेस किए हैं। और ये देखिए, इसमें याद रखना पड़ेगा, ये जो एक सटायरिकल पीस है ऊपर से, ये खाली ऐसे रिपोर्ट नहीं है, ये एक सटायरिकल पीस था। और ये पीस जो था ये डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी इसके ऊपर था। तो उन्होंने ये दर्शाने की कोशिश किया है कि डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी की वजह से ये बहुत लोगों में ये वाली जो ये जो फिनोमेना है लूट लिया गया। तो उस हिसाब से प्राइम मिनिस्टर को ये कह कहे हैं। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि ये एक बहुत ही सीवियर क्रिटिसिज्म है, लेकिन ये एक डेमोक्रेसी भी है। और उसमें जैसे आप इसको खंडन करते हैं और आप बहुत वेहेमेंटली खंडन करते हैं और आप आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर आप उसको जलाते हैं, पेपर्स जलाते हैं और एक वायलेंस की तरफ आप जाते हैं, तो ये मुझे लगता है थोड़ा सा हद से बाहर है। ये उसी तरीके से जैसे बीच बीच में कहा जाता था बोली का जवाब गोली से दिया जाता है, तो आप लिखे हुए का जवाब लिखे हुए से दे सकते हैं, पर उसके लिए इतना वायलेंट तरीका अपनाना ठीक नहीं है। जी, अगली खबर जो है आज वो है असम के दीमा हजाओ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की। दीमा हजाओ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में 11 महीने से कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली है। कर्मचारी सड़क पर आकर प्रदर्शन कर चुके हैं। क्या है ये पूरा मसला? देखिए, ये दीमा हजाओ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है ये भारत का पहला डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। ये बहुत ही पुराना 1950s में बनी थी। मैं यहाँ आपको इंटरप्ट करना चाहूंगी, क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का जो कॉन्सेप्ट है ये पूरा क्या है? देखिए, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऐसी चीज है, ये जो दीमा हजाओ का काउंसिल है ये एक स्टेट विद इन अ स्टेट काइंड ऑफ सिचुएशन, जो असम गवर्नमेंट के अंदर आप एक डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जैसे कार्बी आंगलोंग है और ये दोनों डिस्ट्रिक्ट आसपास है, हिल डिस्ट्रिक्ट्स। तो उसमें आप इनका जो अपना लेजिस्लेचर है, अपना एग्जीक्यूटिव है, अपना जुडिशियल सिस्टम है, सब कुछ है, लेकिन और ये खुद अंदर ही अपना चलते हैं।
और ये जो पैसे वगैरह जो आती है, जो फंडिंग होती है, ये स्टेट गवर्नमेंट देते हैं। ये जो सेंटर से आते हैं उसको स्टेट गवर्नमेंट अपने बजट पे इसको हर साल एक बजट दिया जाता है। तो ये जो ऐसे ही काउंसिल, ये एक बहुत पावर्स है इसमें, इस काउंसिल में अपना मेंबर्स है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स है, काउंसिल मेंबर्स है, ये बहुत सारे ऐसे, और इलेक्शन होते हैं बाकायदा, और उसमें ये चुने जाते हैं और उस हिसाब से इनका डे टू डे फंक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन का देखते हैं। तो ये खाली दिमा हसाओ और उसके बगल में जो है कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट, उनका भी अपना ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। तो ये जो आप कह रहे हैं अबाउट सैलरी जो नहीं दे रहे हैं, ये सैलरी का ये है जो ये अभी 11 महीने से नहीं मिल रहा है सैलरी। तो ये बहुत दिन से चल रहा है ये सैलरी का प्रॉब्लम। ये 2000 करीब 2001 2002 से भी ये सब चल रहा था कि 1 महीना नहीं मिलता है, 2 महीना नहीं मिलता है, फिर मिल जाता है, ऐसे ऐसे होता रहा। इरेगुलरिटीज तो थे, लेकिन अभी जब आप देखते हैं ये 11 महीने का, और उससे पहले जो ये आप जुलाई में आप देखेंगे, जुलाई में लोग सड़क पे उतर आए थे। इनकी जो एम्प्लॉइज है, अबाउट 3000 एम्प्लॉइज है। तो ये इनका जो हेडक्वार्टर्स है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स जो है, ये हाफलोंग करके एक टाउन है जो असम का अकेला हिल स्टेशन है। तो उसमें लोग रास्ते में उतर आए थे और ये डिमांड करने के लिए। तो फिर एक वायलेंस भी हुआ, जिसमें गवर्नर जो उस टाइम के जो गवर्नर थे, स्टेट गवर्नर, ये जुलाई में, तो उसमें उनकी इंटरवेंशन हुई और उनके इंटरवेंशन की वजह से 2 महीने का सैलरी मिला लोगों को। तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि इसके हम देखेंगे, और लेकिन अभी 11 महीने से कोई खबर नहीं है। मैं एक बात और बताना चाहती हूँ, इनकी जो फंडिंग होती है, तो फंडिंग नॉर्मली क्या होता है, जो एक सर्टेन अमाउंट जो स्टेट गवर्नमेंट एक बजट में, असम गवर्नमेंट एक स्टेट बजट में इतने हिल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए रख देते हैं। तो उस हिल डिस्ट्रिक्ट में नॉर्मली जो होता है, एक ज्यादा पोर्शन जो है ये कार्बी आंगलोंग को चला जाता है, क्योंकि कार्बी आंगलोंग अगर लोगों के हिसाब से और एरिया के हिसाब से आप देखें, ये ज्योग्राफिकली देखा जाए, वो ज्यादा बड़ा है, तो उसमें ये थोड़ा कम पोर्शन पड़ता है। लेकिन इसमें ये नहीं है कि आप बस सैलरी नहीं दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये एक मिसमैनेजमेंट है और करप्शन भी बहुत ज्यादा है। जी मैं यहाँ पर एक और सवाल करना चाहूंगी कि शायद जून महीने में एनआईए ने इन लोगों के कुछ मई महीने में एनआईए ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था। वो क्या था पूरा मसला, वो कौन लोग थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया था? देखिए, ये एक 1000 करोड़ का स्कैम 2010 में निकल के आया था कि ये जो फॉर्मर मिलिटेंट्स, उस एरिया में बहुत मिलिटेंसी था, तो इन्होंने उसके बाद ये सीजफायर हुई, निकल के आए, और जो लीडर्स थे, इनके जो लीडर्स थे, ये पॉलिटिक्स में आए। फिर इन्होंने ये जो ऑटोनोमस काउंसिल है उसके मेंबर्स बने, पहले इंडिपेंडेंट बने, फिर कांग्रेस के सरकार बनी, इनकी जो काउंसिल बनी, तो उनमें वो शामिल हुए। उसके बाद जब असम में मई 2016 के बाद जब बीजेपी सरकार आए और उसके 3 महीने बाद इनकी इलेक्शन, वो बीजेपी बन गया, तो वही लोग जो भाजपा में आ गए, तो वो चलता रहा। उसके बाद ये केस भी जो एनआईए के साथ ये केस चल रहा था, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का स्पेशल कोर्ट, तो उन्होंने ये मई में, इस साल के मई महीने में 14 लोगों को कन्विक्शन किए। उसमें से जो 2 थे, जुएल गालोसा और निरंजन होजाए, ये दोनों मेन लोग, मतलब उसमें जो बीजेपी के भाजपा के लीडर थे, वो कांग्रेस से पहले आ गए थे भाजपा तक, तो वो काउंसिल के लीडर्स, मतलब इम्पोर्टेंट मेंबर्स, एक तो सीएम भी है, तो उनको फिर हिरासत में लिए और ये इनको ये एक्यूज थे और अब कन्विक्शन हुआ 1000 करोड़ की कन्विक्शन। और 1000 करोड़ की ये जो स्कैम है, ये क्या है, एक बहुत बड़ी एक्यूजेशन था कि जो इनके जो काउंसिल के पैसे हैं जो डेवलपमेंट के लिए आते हैं, डेवलपमेंट फंड जो है, ये फंड्स आप वेपन्स खरीदने में लगा रहे हैं। और इनकी एक्यूजेशन जो था, ये सेडिशन के एक्यूजेशन था कि वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट, उस हिसाब से इनको कन्विक्शन मिली है। जी, नॉर्थ ईस्ट डायरी में इस हफ्ते के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे साथ बनने के लिए शुक्रिया सर।